Hey YouTube family, welcome to my channel. Today we start a second topic, that is social and ideological base of reforms. ये है chapter social religious reform movements. So we have already uploaded the part 1. This is part 2 of our social religious reform movement. ठीक है, it's unit 4 of spectrum. So let's begin with this chapter, middle class base. The social base of regeneration seen in the 19th century was the newly emerging middle class and the educated intellectuals. But there was significant contrast between the broadly middle class ideals derived from a growing awareness to a contemporary development in the West and in the predominant non-middle class base. तो 19 सेंचुरी के अंदर मिडिल क्लास का जन्म हो रहा था. एजुकेटेड हो रहे थे वो लोग, बहुत ट्रेडिशनली एजुकेशन था उनके पास, वेस्टर्न एजुकेशन था. इंटेलेक्चुअल्स जो मतलब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स बन रहे थे. बट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट था किसके बीच में? ब्रॉडली मिडिल क्लास आइडल्स डिराइव फ्रॉम ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन द वेस्ट. मतलब जो वेस्ट के जो मिडिल क्लास वाले जो लोग थे उनके अंदर अलग अवेकनिंग थी, अलग अवेयरनेस था. एंड द प्री मॉडियल नॉन मिडिल क्लास सोशल बेस, प्रीडोमिनेटली नॉन मिडिल क्लास सोशल बेस. और जो नॉन मिडिल क्लास सोशल बेस था उनके अंदर, और जो मिडिल क्लास सोशल ग्रुप था वेस्ट का, उनके अंदर, दोनों के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट, दोनों की आइडियोलॉजी अपने में अलग थी. इन द 19th सेंचुरी इंटरजेनेटिजिया सर्च्ड for its model in the European middle class, which as it learned through the Western education. और जो 19th सेंचुरी में इंटरजेनेटिया, इसका मतलब देख लेते हैं, INTER नहीं TE अरे यार इंटेलेक्जीन क्या है, GANPSIA, intellectual or highly educated people as a group, especially when regarded as possession culture and political influence. तो 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं रिगार्डिंग द कल्चर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के, सर्च मॉडल इन द यूरोपियन मिडिल क्लास, जो यूरोपियन मिडिल क्लास है, विच एज इट लर्न थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन, और उन्होंने कहाँ से सीखा? वेस्टर्न एजुकेशन से सीखा. हैड ब्रॉड अबाउट द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन द वेस्ट फ्रॉम द मेडिवल टू द मॉडर्न टाइम्स. और जो वहाँ के वेस्टर्न जो थे, ये एजुकेटेड लोग वेस्टर्न एजुकेशन से सीखने वाले, तो वहाँ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ मेडिवल से लेके मॉडर्न टाइम्स. ठीक है, थ्रू मूवमेंट लाइक रेनेसा, रिफॉर्मेशन, इनलाइटमेंट, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन और रिफॉर्म्स. इन सब के थ्रू क्या हुआ था कि वेस्ट में बहुत बड़ा इनलाइटमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो गई. मतलब इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग आए तो उनके पास रीजंस होने लग गए हर चीज़ के. ठीक है, इसको हम कहते हैं बुद्धिजीवी, जो कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं. बुद्धिजीवी वर्ग. ठीक है, वहाँ पे कैसे आया वेस्ट में? वेस्ट का अगर मेडिवल देखोगे, मॉडर्न टाइम देखोगे, तो बहुत बदलाव आ गया था, क्योंकि वहाँ पे रिफॉर्मेशन हुए, रेनेसा पीरियड आया, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुए, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए, इनलाइटमेंट हुआ, इन सब की वजह से. ठीक है, हाउ एवर द ठीक है, इंटेलिजेंसिया ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया डिड नॉट ग्रो फ्रॉम ट्रेड और इंडस्ट्रीज विच वर फर्मली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एजेंसी. जो इस टाइम पे हमारे इंडिया ग्रो ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ थी वो सब किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटिश एजेंसीज के कंट्रोल में थी. द रूट ले इन गवर्नमेंट सर्विसेज और प्रोफेशंस ऑफ लॉ. उनकी जो रूट्स थी, मतलब कहाँ से थे? ज़्यादातर जो हमारे इंडिया के लोग थे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, एजुकेशन, जर्नलिज़म और
medicine with which were often combined some connection with land in the form of intermediate tenure. तो हमारे जो लोग थे वो ट्रेड वगैरह में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि लोग हमारे इंडिया के अंदर ही काम कर रहे थे, ठीक है। और अगर इंडिया से बाहर ले जाया भी जा रहा था तो एज अ स्लेव लेके जा रहा था। पढ़ने के लिए लोग या फिर बाहर की चीज़ें सीखने के लिए लोग हमारे वहाँ नहीं जा रहे थे। तो हमारे अंदर हमारी इस टाइम पे 19वीं सेंचुरी में इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था ही नहीं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया what gave this reform movement an ideology unity were rationalism, religion, universalism, humanism. ये जो रिफॉर्म सब चल रहे हैं इनकी आइडियोलॉजी क्या है? रैशनलिज्म है, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, ह्यूमैनिज्म. Rationalism was brought to judge social relevance. रेलेवेंस का मुझे एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं पता, बट मुझे इसका मतलब तो समझ आता है. प्रसंगिता. राजा राम मोहन राय firmly believed in the principle of causality linking the whole phenomenal universe and demonstrably as the sole creation of the truth. तो राजा राम मोहन राय जी किस प्रिंसिपल पे थे कि ये हुआ क्यों, इसके पीछे का सच, मतलब उन सब चीज़ों को जानो. इफ़ दिस हैपन तो वाई इट इज़ हैपन, तो वो चीज़ जानो, हर चीज़ का वाई जानो. वो भी ये चीज़ बिलीव करते थे. अक्षय कुमार दत्त, इट्स नॉट अ अक्षय कुमार हीरो, अक्षय कुमार दत्त while declaring the rationalism is our poor preceptor. जो रैशनलिज्म है वो हमारा क्या है? पुअर प्रिसेप्टर है. एक मिनट रुकना गाइस. उपदेशों, ठीक है. प्रिसेप्टर मतलब होता है उपदेशों. प्रोसेस, इसका मतलब लिख लो, साथ से वर्ड मीनिंग लिखते रहो. प्रिसेप्टर मतलब होता है उपदेशों. तो रैशनलिज्म क्या है हमारे लिए? एक उपदेश की तरह है. हेल्थ दैट ऑल नेचुरल और सोशल, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं और सोशल फिनोमिना हैं. फिनोमिना तो आप समझ रहे हैं ना, घटना जो है, घटना कुड बी एनालाइज एंड अंडरस्टूड बाय प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस. जो भी नेचुरल और सोशल फिनोमिना हो रहे हैं उसको आप मैकेनिकल प्रोसेस से समझ सकते हैं. इतना कुछ वो नहीं है उसमें, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है. ठीक है. रैशनलिज्म आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि जो गोरे काले का जो भेद किया जाता है उसको कहते हैं रैशनलिज्म. मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको डाउट भी ना हो. रैशनलिज्म है और ये है रैशनल बुद्धिवाद. इसका मतलब है बुद्धिवाद. और रैशनलिज्म RACIALISM का मतलब होता है जातिवाद, नस्लवाद, ठीक है. तो इसका मतलब है रैशनलिज्म का मतलब है बुद्धिवाद, बुद्धिजीवी आदमी, बुद्धिमान आदमी. बुद्धिमान आदमी जो होता है हर चीज़ में क्यों का सवाल ज़रूर पूछता है. Thus they used a rational approach to study tradition. इसलिए कहा है कि जब भी आप ट्रेडिशन को पढ़ रहे हो तो आप रैशनल अप्रोच रखें, यानी कि बुद्धिवाद वाली अप्रोच रखें. देखो कितने अच्छे. Thus use of rational approach study traditional
evaluated the contemporary social religious practices from the standpoint of social equality. सोशल इक्वलिटी के लिए वो सही है या नहीं, या फिर किस हद तक वो सही है, उस चीज़ के बेस पे आप उसको रखो. टू रिप्लेस फेथ विथ रैशनैलिटी. जो आपके अंदर बिलीव है, जो आपके अंदर फेथ है, जो झूठा बिलीव आपको दिलवाया गया है, उसको हटाओ. और जो रैशनलिज्म है, जिस मतलब अगर ऐसा है तो है क्यों, उस पे उस क्यों का सवाल ढूंढो, ना कि बस जादू है इसलिए है, ये मत करो. ये वाली सोच रखनी ज़रूरी है. एज अ कॉन्सिक्वेंस इन द ब्रह्मो समाज द इनफेलिबिलिटी ऑफ द वेदास वॉज reproduced while the Aligarh movement emphasized reconciliation of Islamic techniques with the need of the modern ages. In a consequence in the Brahmo Samaj, the infallibility. सो क्या कहा है, जो ब्रह्मो समाज द इनफेबिलिटी ऑफ द वेदास वॉज रेप्लिकेटेड, यानी कि जो वेदा के अंदर कुछ अछूत भी चीज़ें अगर हैं, मतलब दी भी गई हैं, तो ब्रह्मो समाज ने उसको अस्वीकार नहीं किया, उसने माना उस चीज़ को. While the Aligarh movement emphasizes the reconciliations of Islamic techniques, और जो अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था उसमें सुलह के जो इस्लामिक टेक्निक्स है विद द नीड्स ऑफ द मॉडर्न एज, यानी कि जो इस्लामिक टेक्निक में भी अगर कुछ सुधार चाहिए तो वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एज. मॉडर्न तौर तरीके के अगर जैसे कि सीधी सी बात है, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगर उसमें आज के मॉडर्न ज़माने को लेके कुछ सुधार करना है तो वो आपको करना चाहिए और आप कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे इसमें भी आप कर सकते हैं. सैयद अहमद खान वेंट टू द एक्सटेंट फॉर एम्फेसाइजिंग दैट रिलीजियस स्टैंड्स वर नॉट इम्यूटेबल. और सैयद अहमद खान ने कहा कि जो हमारे सिद्धांत है, रिलीजियस सिद्धांत है, वो दृढ़ नहीं है, आप उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं. ठीक है, बट हमारी सबसे बड़ी कमी यही है, नॉट ओवर हिंदू बट इस्लाम वाले लोगों को भी अपने इस्लामिक रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. पता है आपको, इस्लामिक रिलीजन में इतना सुंदर रिलीजन है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा, मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ा क्योंकि आई एम अ हिंदू, बट जितना मुझे पता है मुसलमान की जो रिलीजन के बारे में, उसमें आपको 1/10 अपनी कमाई का देना पड़ता है, दान करना पड़ता है फॉर अच्छे काम के लिए. कितनी सुंदर बात है, सोचो. तो मैं आई एम सेइंग कि जो भी मुसलमान लोग हैं वो अपने रिलीजन के बारे में पढ़ें, और जो भी हिंदू हैं वो अपने रिलीजन के बारे में पढ़ें, क्योंकि रिलीजन के अंदर ये लड़ाई झगड़े कभी थे ही नहीं. राम राज्य में भी मुसलमान थे और साथ साथ अच्छे से रह भी रहे थे, और कृष्ण के युद्ध में भी मुसलमान थे और वो लोग भी बहुत अच्छे से भाईचारे से रह रहे थे. बट कलयुग में ही समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या हो रहा है, आज की लड़ाई केवल धर्म के ऊपर हो गई, तो मुसलमान है तो हिंदू है. अरे एक बार अपना धर्म उठा के तो पढ़ो, देखो तो सही लिखा क्या है उसके अंदर. नहीं, लोगों को लड़ना है बस. खैर, many of the intellectuals set aside the authority of religion and evaluated truth in any religion by the criteria of logic, reason और science. जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनने अपनी रिलीजन को साइड रखते हुए रिलीजन के अंदर लॉजिक ढूंढा, साइंस ढूंढी, रीज़न ढूंढा, ऐसा है तो है क्यों. यही हमें करना है. हमें भी अपने रिलीजन को ऐसे ही अंधविश्वास के थ्रू फॉलो नहीं करना. इफ़ यू वांट टू नो कि ये चीज़ है तो है क्यों, वो वाली चीज़ आपको जाननी है. According to the Swami Vivekananda, the same method of investigation which applies to science should be the base on which religion must justify itself. देखा, स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग सेम मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं विच अप्लाइज टू साइंस. हम लोग जब साइंस के बारे में कुछ खोज करनी होती है तो हम बहुत ज़्यादा गहरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं. तो सेम चीज़ हमें किसके लिए अप्लाई करनी है, हमारे रिलीजन के लिए अप्लाई करनी है, ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सकें. जो भी आप लॉजिक दे रहे हो, जो भी आप रीज़न दे रहे हो, वो मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिफिकेशन. जो भी आपने बात कही है वो जस्टिफिकेशन के बेसिस पे होनी चाहिए.
ठीक है। और लोग कहते हैं भाई एक के हज़ार जस्टिफिकेशन होते हैं। भाई एक यूनिवर्स को प्रूव करने के लिए हज़ार थ्योरीज हैं, इतनी सारी थ्योरीज हो जाती हैं। तो भाई अगर आप किसी भी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं ना, प्रूव विद अ रीज़न, लॉजिक और साइंस। हर चीज़ के पीछे हमारे कल्चर में, और नॉट ओनली अवर कल्चर, हमारे जितने भी दुनिया में कल्चर होंगे, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे साइंस है। समझो, जानो, पढ़ो, पागलों की तरह टूट मत पड़ो। Although some reformers tended to appeal to faith and ancient theories to support their appeal, on the whole, a rational and secular outlook was very much evident in putting forward an alternative or prevailing social practices. हालांकि कुछ ऐसे जो रिफॉर्मर्स थे, अपील टू फेथ एंड एंशिएंट अथॉरिटी टू सपोर्ट देयर अपील, तो जो कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे जो एंशिएंट अथॉरिटी को प्रूफ के तौर पे दिया करते थे, जो अपनी अपील को, जो भी उन्हें कहना है उसका जो वो सिद्ध प्रमाण करते थे, वो पुराने चीज़ों को, पुराने चीज़ की अथॉरिटी को लेते हुए करते थे। ऑन द होल, अ रैशनल एंड सेकुलर आउटलुक was very much evident in putting forward an alternative or prevailing social practices. और जो बुद्धिवाद, यानी कि जो बुद्धि से जो भी जिसमें आप दिमाग लगाओगे, और सेकुलर आउटलुक was very much evident in putting forward an alternative prevailing social practices. यानी कि जो भी आप सोशल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जैसे सती था, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था ऐसा कुछ खास, तो आज वो बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि पढ़े लिखे लोग उठे और उन्होंने बोला कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों आप उसकी पत्नी को भी उसे आग में झोंक दे रहे हो, क्यों? तो जब लोगों के पास जवाब नहीं होता, आज वो बंद है। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। कोई भी आप सोशल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उसके पीछे का रैशनल होके, सेकुलर होके उसका रीज़न ढूंढो। अक्षय कुमार दत्त वॉज इंस्टेंस ब्रॉट मेडिकल ओपिनियन टू सपोर्ट दिस व्यू अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। और अक्षय कुमार दत्त जी ने सपोर्ट किया कि क्यों चाइल्ड मैरिज नहीं करनी चाहिए। उसका मेडिकल व्यू, उनने मेडिकल ओपिनियन उनने बताया कि भाई छोटे टाइम पे जब छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है सेक्सुअल ऑर्गन्स की, या फिर उनके अंदर वो अभी बिल्ड नहीं हुआ कि एक बच्चे को कैरी कर सकें। ठीक है, तो उन्हें ऐसे कुछ अपने मेडिकल ओपिनियन बताए कि क्यों चाइल्ड मैरिज के वो अगेंस्ट हैं। तो ठीक वैसे ही आप कुछ भी अगर आप कर रहे हो, तो आपको उसके पीछे रीज़न बताओ कि ये रीज़न है और ये इसके एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। अगर एडवांटेज बड़े हैं डिसएडवांटेज के, तो आप उसको फॉलो करो, क्योंकि डिसएडवांटेज होगी, हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, बट एडवांटेज बड़े होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, तब उस चीज़ को फॉलो करो। ऐसे ही बस चाइल्ड मैरिज बंद कर देनी, कोई नहीं सुनेगा। उसके रीज़न बताओ कि ये इसमें कमियां हैं, इसलिए कर देनी चाहिए, तब लोग मानेंगे भी और आपकी बात सुनेंगे भी। अक्षय कुमार दत्त जी ने बताया, द रेफरेंस टू द पास्ट वॉज टू बी यूज ओनली एज एन एड एंड इंस्ट्रूमेंट, neither a revival of the past nor a total break with tradition was in anyways। मतलब आप पूरी तरह से अपने ट्रेडिशन से मुँह मत मोड़ लो कि सब इसमें सब कुछ अंधविश्वास है, नहीं, ऐसा नहीं कहा हमने। थ्रू द रिफॉर्मर्स ट्राई टू रिफॉर्म देयर रिलीजन्स, जो रिफॉर्मर्स थे वो रिलीजन को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। देयर वॉज अनवर्सेलिक एस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजियस पर्सपेक्टिव। और जो उनका जो क्या पर्सपेक्टिव था ना, वो था यूनिवर्सलिस्टिक, यानी कि पूरे समाज, पूरे धरती पे उसको, उस बात को माने, रिलेटेड टू और कहते हैं यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सल होता है अटल सत्य। ठीक है, तो वो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो रिलीजियस पर्सपेक्टिव, उसको हर कोई मान सके, ऐसे ही करो। राजा राम मोहन राय कंसीडर डिफरेंट रिलीजन एज अ नेशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिवर्सल थिज्म। तो राजा राम मोहन राय ने कंसीडर किया अलग अलग रिलीजन को एज अ नेशनल
बॉडी अवतीर्ण अवतार अवतार ऑफ यूनिवर्सल थीज्म, मतलब जो भी रिलीजन है वो अवतार है किसके? ऑफ यूनिवर्सल थीज्म। बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और मतलब जो भी रिलीजन है अपने देश में, अपने वर्ल्ड में, वो सब अवतार हैं, ठीक है? तो उनके पीछे मत लड़ो। और ईश्वरवाद, वो जो भी रिलीजन है वो सब किसके अवतार हैं? ईश्वर के, ठीक है? इनके ऊपर लड़ना बेवकूफ़ी है। राजा राम मोहन जी ने कहा कि जो अलग अलग रिलीजन हैं वो सब अवतार हैं ईश्वर के। ही डिफेंडेड द बेसिस एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल रिलीजन सच एज मोनोथीज्म of the Vedas and Unitarianism of Christian, while attacking the polytheism of Hindus and tritheism of Christianity. इनने राजा राम मोहन जी ने हर एक रिलीजन का प्रिंसिपल बता दिया कि वेदास में यूनिटरिज्म नहीं, मोनोथीज्म है वेदास में, यूनिटरिज्म है क्रिश्चियन में, ट्राइटरिज्म है क्रिश्चियनिटी में, पॉलीथीज्म है हिंदुज़म में। सैयद अहमद खान सेड दैट ऑल प्रोफेट हैड द सेम फेथ एंड एवरी कंट्री एंड द नेशन हैज़ डिफरेंट प्रोफिट। कितनी अच्छी बात कही है भाई, हर एक किसी को अपने रिलीजन में फेथ करो, हर कंट्री का अपना अलग अलग रिलीजन है, कितनी अच्छी बात है। और देखो अब कहते हो कि भाई मुसलमान बुरे होते हैं फिर हिंदू बुरे होते हैं, देखो कितनी अच्छी बात, मुसलमान ही थे वो सैयद अहमद खान, उनने कही। और कितनी अच्छी बात हमारे राजा राम मोहन ने कही, क्योंकि वो हिंदू थे, मतलब क्योंकि वो हिंदू नहीं थे, हिंदू थे, देखो कितनी अच्छी बात कही। और ठीक है वैसे मुसलमान है, ये लोग भी भाई बताएं, अब लोग फालतू का लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम, मुसलमान भी बहुत अच्छे हैं, हिंदू भी बहुत अच्छे हैं। अगर 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 आपको अपने रिलीजन के बारे में पता हो, अपने धर्म के बारे में पता हो। Social reforms use the universalist perspective who contend with the influence of religious identity on the social and political outlook of the people, which was innate strong. The social reforms use the universalist perspective. जो सोशल रिफॉर्म, जो मतलब सोशल रिफॉर्म केवल एक जगह के लिए थोड़ी ना, वो तो यूनिवर्सल है, हर जगह से चेंज हो रहा है। टू सामग्री तर्क दिया विद द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द पीपल विच वाज इनेटेड स्ट्रॉन्ग। तो जो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे वो भी ऐसे ही नहीं हो रहे थे, वो तर्क दे रहे थे अपने आपके रिलीजन्स के आइडेंटिटी, जैसे कि हिंदू उसमें ज़्यादा राम जी को माना जाता है, कृष्ण जी को माना जाता है, तो वो तर्क दे रहे थे उनसे रिलेटेड, सोशल रिफॉर्म्स जो मूवमेंट हो रहे थे उनसे रिलेटेड तर्क दे दे के हो रहे थे। हवा में बात नहीं चल रही थी यहाँ पे, ठीक है? मतलब ऐसा है तो है क्यों, जैसे कि क्या तर्क दूँ मैं तुम्हें, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी रेशलिज्म होता है, जो नस्लवाद का वेद होता है कि काले गोरे का, तो इसमें हम कह सकते हैं भाई क्यों काले गोरे का वेद कर रहे हो, हमारे श्री कृष्ण जी जो थे वो काले थे, सावरे थे वो, और फिर भी इतने ज़्यादा मनमोहक थे, इतने ज़्यादा सुंदर थे। ये तर्क दिया जा रहा था कि ये जो नस्लवाद है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसे मतलब मैंने तो बहुत कॉमन सा तर्क दिया है, बट ऐसे तर्क दिए जा रहे थे किसके लिए? सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट के लिए। और न्यू ह्यूमैनिटेरिज्म morality was embodied in the social reform movement, which include the notion that humanity can progress and has progress, that the moral value are ultimate those values which have favor human process। हम लोग ने ना रिलीजन की इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया कि हम अपनी ह्यूमैनिटी भूल दे, इंसान भूलता जा रहा है। तो जो वो मोरल वैल्यूज़ हैं
उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ह्यूमन प्रोग्रेस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ना कि आप इस बात पे लड़ो आप उस बात पे लड़ो, इस बात की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत होनी चाहिए। अगर आप मुसीबत में हैं तो बीइंग क्या कहते हैं, अब रिलीजन को मारो साइड रख के, बीइंग अ ह्यूमन यू कैन हेल्प दैट पर्सन, दैट इज़ अ इंसानियत, दैट इज़ अ ह्यूमैनिटिज्म। The humanist aspect of the religion reform movement was to be seen in the emphasis of individual right to interpret religious scriptures in the light of human reason and human welfare and general attack on priest domination of religious practice। और जो प्रिस्ट का डोमिनेशन हो रहा था रिलीजियस प्रैक्टिस पे, ये देखो इधर क्या बोला था, ह्यूमनिस्ट अप्रोच, जो इंसानियत वाली अप्रोच है, और द रिलीजियस मूवमेंट जो चल रहा है उसके अंदर वॉज सीम टू एम्फेसाइज ऑन द इंडिविजुअल राइट, हर एक इंडिविजुअल राइट को इंटरप्रेट करने के लिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो हैं उनको उन पे लाइट डालने के लिए, यानी कि उनको पढ़ने के लिए, ह्यूमन रीज़न, ह्यूमन वेलफेयर, इन सब, मतलब रिलीजन के अंदर ये सारे एस्पेक्ट होने चाहिए, इंडिविजुअल के लिए सारे एस्पेक्ट होने चाहिए। और जो डोमिनेशन चल रहा है प्रिस्ट का, इसको कम करना होगा, ठीक है। प्रिस्ट अपनी दादागिरी चला रहे होंगे। Religious reforms was an important but not exclusive concern of this movement. रिलीजियस रिफॉर्म्स जो है ना, रिलीजन का जो कंसर्न है वो तो चल ही रहा है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो खुद के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई अपना अपना करना है, ठीक है, करना है, हालांकि सबके लिए करना है, रिफॉर्म्स सबके लिए हो रहा था, बट इट इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट बट नॉट एक्सक्लूसिव कंसर्न ऑफ दिस मूवमेंट, यही इसीलिए हो रहा था ऐसा नहीं है। अटेंशन वॉज फोकस ऑन ब्रॉडली एक्सप्रेशन ऑफ नॉन ऑन इशू ऑफ सेलिब्रेशन, जो लोगों को स्लेव बनाया जा रहा था ना, लोगों को क्या कर रहे थे ये लोग ब्रिटिशर्स, कि एक जगह से लोगों को उठाए, जैसे अफ्रीका से मैंने ज़्यादातर सुना है, अफ्रीका से लोगों को ले जाते थे अपने देश में काम कराने के लिए एज अ स्लेव, तो ये सब सेलिब्रेशन चल रहा था ऑफ और अदर वर्ल्ड लाइन्स। और जो एक और इशू था वो था भुखमरी, सेलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे शायद भुखमरी है, मोक्ष है, सो सेलिब्रेशन, okay, sorry. Attention was focused on broadly existence and not on the issue of salvation. यहाँ पे जो अटेंशन था ना वो वर्ल्ड एग्जिस्टेंस का था, ना कि मोक्ष का और अदर वर्ल्ड लाइनेस, वर्ल्ड लाइन संसारिकता, मतलब यहाँ पे जो दिक्कतें चल रही हैं, यहाँ पे जो अटेंशन दिया जा रहा है वो पूरे वर्ल्ड पे दिया जा रहा है, ना कि इशू ऑफ मोक्ष, सेल्वेशन, मतलब मोक्ष के इशू पे नहीं दिया जा रहा है कि किसकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, किसकी आत्मा यहीं भटकेगी, ये सब पे नहीं दिया जा रहा है, और ना संसारिकता पे दिया जा रहा है, ठीक है। Because of the strong religion element in the social practices and the fact that religion was dominated ideology of the time, it was not possible to undertake any social action without coming to grips with it. तो उस टाइम पे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा वो थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो उस टाइम पे आप कुछ भी ऐसे सोशल एक्शन नहीं ले सकते किसी के भी अगेंस्ट। वहाँ पे आपको पहले सब चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि तो रिलीजन ऐसा एक वो टॉपिक है जिससे हर किसी के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, तो आपको कुछ भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी सोशल एक्शन लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। These movements took into their ambits the entire cultural existence, the way of life, the evolution of an alternative cultural ideological system, and the regeneration of traditional institution were two concern of this movement. दो कंसर्न क्या थे, एक था अल्टरनेटिव कल्चरल आइडियोलॉजी सिस्टम, यानी कि अल्टरनेटिव यानी कि दूसरा, एक अपना कल्चर चल रहा है, एक दूसरा कल्चर भी वहाँ पे जनरेट होता जा रहा है जिसको वेस्टर्न कल्चर कहा जा रहा है,
एंड द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। और एक चल रहा है वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा है और दूसरा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना तो जाहिर सी बात है। दिस कंसर्न वर मैनिफेस्ट इन द अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज and the use of development of vernacular language, creation of alternative system, education, defense of religion, efforts to generate Indian art and literature, emphasize Indian dress and food, attempt to revitalize Indian system of medicine and research of pre-colonial technology for its potential। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल में क्या हो रहा है। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में हम अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, अपने खाने को, अपने कल्चर को, अपने पहनावे को, और दूसरी ओर हमारा साइंस और साइंस की तरफ इनलाइटमेंट ज़्यादा होता जा रहा है। एक नया कल्चर उत्पादन हो रहा है, उनकी ड्रेस, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, खाना पीना, वो सब भी अपने इंडिया में दोनों चीज़ें साथ साथ चलती जा रही हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टू स्ट्रीम्स। The reform movement could broadly be classified into two criteria. The reformist movement like ब्रह्मो समाज, एक था ब्रह्मो समाज, मतलब रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो थे जैसे कि ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट एंड सेवरलिस्ट मूवमेंट लाइक आर्य। एक थे रिफॉर्मिस्ट और एक थे रिवाइवलिस्ट। कितनी अच्छा है, एक थे रिफॉर्मिस्ट, एक थे रिवाइवलिस्ट, जो कि था आर्य समाज, देवबंद मूवमेंट। The reformist as well as revivalist movement dependent to varying degrees, अलग अलग तरीके की डिग्री पे डिपेंड थी, on the appeal of the lost purity of the religion they sought to reform। जो हम अपनी रिलीजन की प्रायोरिटी को खोते जा रहे थे उसके ऊपर थे रिफॉर्म्स। The only difference between the reformer movement and other lay in the degree or to which it relied on tradition or ऑन रीज़न ऑफ कॉन्साइंस। एक थे अपने ट्रेडिशन के बेसिस पे डिपेंड करने वाले और एक थे रीज़न और कॉन्साइंस के बेसिस पे लाई करने वाले। ठीक है, एक को था कि अपने ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है वो चलने, तो एक थे नहीं, हर किसी के पीछे साइंस को ढूंढो, हर किसी के पीछे रीज़न को ढूंढो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। उसके बाद में पता है उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या से कैसे ये सब चीज़ें रुकी। अभी हमारे सब हम बता रहे हैं क्या क्या था, मतलब क्या क्या दिक्कतें थीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।